Hello everyone, welcome back to Data Finance Wizard. Yes, in this video I will discuss the top 10 interview questions that is related to financial statement. Okay, so yes, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो यस, उसको स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक जो क्वेश्चंस इसमें है उसमें एक टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी ताकि आप टॉपिक के बारे में भी फैमिलियर रहो। सिर्फ फैमिलियर नहीं रहो, आपको टॉपिक के बारे में डिटेल में पता हो, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एमबीए स्टूडेंट्स के लिए एसेंशियल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो टॉपिक है ये स्पेशली अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करियर बनाना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ समझने में हेल्प करता है। हम ये समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है और उनको एनालाइज कैसे करते हैं ताकि हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को समझ सकें। तो सबसे पहले है कि व्हाट आर द थ्री मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। यस, तो कौन कौन से थ्री मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब वो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये सबसे पहला हमें ये समझना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं। यह स्टेटमेंट कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को दिखाता है एक सर्टेन पीरियड के लिए, जैसे एक क्वार्टर हो या फिर एक साल हो। ये आपको ये बताता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कर रही है। इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट इनकम जैसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स मिलते हैं। तो आप ऐसे एनालिसिस करते हो इनकम स्टेटमेंट का। अब हम बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट ये एक स्नैपशॉट है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का। इसमें कंपनी के असेट्स जो वो कंपनी ओन करती है, लाइबिलिटीज जो वो ओव करती है और इक्विटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट दिखाए जाते हैं। ये इक्वेशन असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी को फॉलो करती है और इसका मेन पर्पस ये होता है कि कंपनी की सॉल्वेंसी को समझा जा सके। अब हमारा तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी के पास कैश कैसे आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ब्रेकडाउन मिलता है ये स्टेटमेंट में। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि कंपनी अपने ऑपरेशंस के लिए कैसे कैश जनरेट कर रही है और उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। तो ये तीन स्टेटमेंट्स मिलकर आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का क्लियर पिक्चर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट आर द थ्री मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। यस, there are three main financial statements are here: income statement, balance sheet and cash flow statement. So in income statement we also known as profit and loss statement. It shows the company's revenue, expenses and profits over a specific period of time, and it provides information about the company's operational efficiency, its ability to generate profit and its expenses. Key metrics to analyze here include gross profit, operating profit and net income. Investors and analysts focus on the net profit margin to assess profitability. अब बैलेंस शीट को देखें तो द बैलेंस शीट गिव्स अ स्नैपशॉट ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पर्टिकुलरली पॉइंट इन टाइम. It lists the company's assets, liabilities, and shareholders' equity. Assets are things the company owns, when liabilities are its obligations, and equity represent the residual interest in the assets after liabilities are deducted. And the equation equal to asset equal to liabilities plus equity. The equation must always hold true, and this is important for accessing the company's solvency and financial structure. And the third one is cash flow statement. So this statement tracks the flow of cash in and out of the company and divided into three sections, that is operating activities, investing activities and financing activities. Cash flow statement helps analysts understand how well the company is generating cash to meet its debt obligation, reinvest in its operations or return money to shareholders. Okay, so these statements collectively provide a comprehensive view of company's financial health and help stakeholders like investors, creditors and management to make informed decision. Now the second question and the second important question is, how do you analyze a company's profitability using financial statement? So the answer is, profitability analysis involves accessing a company's ability to generate profit relative to it revenue, assets or equity. Here the key profitability metrics: first is gross
gross profit margin, second is operating profit margin, third is net profit margin, fourth is return on return on assets, and fifth is return on equity. सो यस, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमा रही है। हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को देखते हैं। तो पहला हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने सेल से कितना प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, कंपनी अपने सेल से कितना प्रॉफिट कमा रही है आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सीओजीएस को जब माइनस कर देते हैं उसके बाद। तो फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। रेवेन्यू में से हम सीओजीएस को माइनस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, एंड उसके बाद हम उसको ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया? ये रेशियो कंपनी के कोर ऑपरेशंस जो प्रॉफिट होते हैं उसको दिखाता है। इसमें इंटरेस्ट और टैक्सेस को एक्सक्लूड किया जाता है, और इसका फॉर्मूला ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो ये रेशियो पूरी कंपनी के प्रॉफिट को दिखाता है, इंक्लूडिंग टैक्सेस और इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के बाद। जिसे हमारा इसका फॉर्मूला हो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन का, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। अब रिटर्न ऑफ ऑन असेट की बात करते हैं या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो ये दोनों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गए, जो प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सेस करने के लिए इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। ये रेशियोज आपको बताते हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेज लाइक असेट्स और इक्विटी को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है कि कितना प्रॉफिट कमा सके। मतलब अपने प्रॉफिट कमाने के लिए अपने जो ये एसेट और इक्विटी को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है कंपनी, ये शो करता है। अब हम बात करते हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो इन फाइनेंशियल एनालिसिस। सो ये समझते हैं हम इसको, बोथ द करंट एंड क्विक रेशियो और लिक्विडिटी रेशियोज दैट मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विद इट्स अवेलेबल असेट्स। तो सबसे पहले लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है। करंट रेशियो की बात करें तो ये रेशियो कंपनी के करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को कंपेयर करता है। फॉर्मूला इसका होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अगर करंट रेशियो 1 से ज्यादा हो तो इसका मतलब होता है कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए असेट्स हैं। क्विक रेशियो क्या होता है? एसेट टेस्ट रेशियो। यस, ये एक स्ट्रिक्ट टेस्ट है लिक्विडिटी का, जो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर देता है, क्योंकि इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लग सकता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं तो हम उसको भी माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अगर कोई रेशियो से 1 से ज्यादा है तो कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे करने में कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये रेशियोज हेल्प करते हैं कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एक्सेस करने में। अब हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल एंड हाउ डू यू एक्सेस इट्स एडिक्वेसी। Yes, working capital is the measure of company's short-term liquidity and its operational efficiency. And this is the formula for working capital. This is working capital equal to current assets minus current liabilities. And this is assessment of adequacy. So yes, working capital एक important concept है जो कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मेजर करता है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अगर वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है तो इसका मतलब कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए इनफ असेट्स हैं। अगर वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है तो इसका मतलब कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत हो सकती है। ज्यादा वर्किंग कैपिटल का मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी अपने असेट्स इफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रही है। इसलिए वर्किंग कैपिटल को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से मिल गया हो। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, जिसमें है कि व्हाट इज फाइनेंशियल लेवरेज एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो यस, फाइनेंशियल लेवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ डेट या बॉर्ड फंड्स टू फाइनेंस अ कंपनीज ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट्स। यस, फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से इन्वेस्टमेंट को फंड करने के लिए डेट का यूज कर रही है। लेवरेज रेशियो हो गया हमारा टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। जब कंपनी डेट को यूज करके अपने असेट्स को ग्रो करती है तो उससे रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी का रिटर्न ऑन असेट डेट के इंटरेस्ट कॉस्ट से कम है तो
ये कंपनी के लिए रिस्की हो सकता है। लेवरेज का यूज करना कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को बूस्ट करना है, लेकिन ये रिस्क भी बढ़ता है क्योंकि अगर कंपनी अपना डेट रिपे नहीं कर पाती है तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो सकती है। अब हम बात करेंगे हाउ डू यू इंटरप्रेट डेट टू इक्विटी रेशियो इन फाइनेंशियल एनालिसिस, राइट? So the next question and the sixth question is this. So debt to equity ratio compare the company's total debt to its shareholders equity. डेट टू इक्विटी रेशियो एक इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियो है जो डेट और इक्विटी का कंपैरिजन करता है। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर ये रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी का डेट लेवल हाई है, और अगर कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस होती है तो रिस्क ज्यादा हो सकता है। अगर रेशियो लो है तो इसका मतलब कंपनी अपने ऑपरेशंस को फंड के लिए ज्यादा डेट यूज ऑपरेशंस को फंड करने के लिए ज्यादा डेट यूज नहीं कर पा रही है, जो एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने दिखा है हाई डी रेशियो क्या इंडिकेट करता है और लो डी रेशियो क्या इंडिकेट करता है। एक मॉडरेट डी रेशियो जनरली प्रीफर्ड माना जाता है एज इट सजेस्ट बैलेंस फाइनेंशियल रिस्क एंड ग्रोथ पोटेंशियल। अब हमारा सातवां क्वेश्चन हो गया व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इन फाइनेंशियल एनालिसिस। इबिट का क्या इंपॉर्टेंस है? यस, इबिट का इंपॉर्टेंस क्या है? इबिट यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी मेजर है जो कंपनी की कोर ऑपरेशन से प्रॉफिट को दिखाता है बिना इंटरेस्ट और टैक्सेस को इंक्लूड किए। ये मेजर्स करके आप समझ सकते हैं कि कंपनी अपने प्राइमरी फाइनेंशियल बिजनेस ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमा रही है। इबिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को एक्सक्लूड करते हुए। इबिट से कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सकता है, और इससे आप इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और टैक्सेस को टैक्सेस के अफेक्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो यस, हमने बता दिया आपको। अब हमारा आठवां क्वेश्चन है व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने जैसा कि देखा कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो फोकस करता है रेवेन्यू पे, एक्सपेंसेस पे। ये दिखाता है प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। इसमें नॉन कैश आइटम्स जैसे कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो सिर्फ एक्चुअल कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को दिखाता है, ट्रैक करता है एक स्पेसिफिक पीरियड में। इसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होते हैं। ये जो क्लियर पिक्चर देता है लिक्विडिटी का, इसमें कैश मैनेज किया जाता है। तो इनकम स्टेटमेंट की तरह इसमें नॉन कैश आइटम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। द प्राइमरी डिफरेंस इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट फोकस ऑन रियल कैश मूवमेंट while इनकम स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी इंक्लूडिंग नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। अब हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेशियो लाइक रिटर्न ऑन असेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। Yes, return on assets like measures the company's ability to generate profits from its assets. और इसका फॉर्मूला होता है ROA टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। अगर ROA हायर है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी जो है वो अपनी असेट्स का यूज करके अच्छे से यूज कर रही है और अच्छा रिटर्न ले रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब हो गया कि ये मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी जनरेटेड फ्रॉम द कंपनी शेयर होल्डर्स। फॉर्मूला होता है आरओई का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो यस, अगर आरओई हायर है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी जो है वो जनरेट कर रही है प्रॉफिट को फ्रॉम इट्स इक्विटी फाइनेंसिंग से, जो कि एक गुड साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। तो बोथ रेशियोज आर एसेंशियल टू इन्वेस्टर्स एज दे प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू हाउ इफेक्टिवली द कंपनी इज जनरेटिंग रिटर्न्स ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड एसेट्स। अब हम लास्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ वुड यू इवेल्युएट अ कंपनी सॉल्वेंसी। यस, सो इसकी बात करें तो सॉल्वेंसी रेशियो रेफर्स टू अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेट। लिक्विडिटी में होता है शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, सॉल्वेंसी में हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो डेट एंड ऑब्लिगेशंस कुछ की रेशियोज होते हैं, की सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और भी रेशियोज होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जब हम पर्टिकुलर सिर्फ रेशियोज की वीडियो बनाएंगे तब। तो डेट टू इक्विटी रेशियो में ये होता है कि डेट को हम कंपेयर करते हैं इक्विटी से, और उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। और ये रेशियो मेजर करता है कि कंपनी की एबिलिटी क्या है टू कवर इट्स इंटरेस्ट पेमेंट विथ इट्स ऑपरेटिंग इनकम। जिसने जितना भी लोन लिया है इसने उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए ऑपरेटिंग इनकम से कंपेयर करते हैं कि क्या ये एबिलिटी है भी कि नहीं कंपनी को उसको पे करने की इंटरेस्ट को। अ रेशियो बिलो 1.5 to
2 may indicate potential solvency issues. So solvency ratios help investors and creditors access the long-term financial stability of a company. तो दोस्तों ये था कोई कॉन्सेप्ट्स जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में समझने चाहिए। हर एक रेशियो और कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और को इवेल्युएट करने में मदद करते हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ पाते हैं तो आप एफिशिएंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कर सकते हैं और अपने इंटरव्यूज का आंसर भी दे सकते हैं अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट्स को समझे हैं तो यस, और अपने कैरियर को फाइनेंस और अकाउंटिंग में आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं जवाब जरूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू फाइनेंस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।